हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल नंदन पाठशाला पर। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे हैं, इस सीरीज में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। और इस सीरीज में फिर से हम आप लोगों के लिए बायोलॉजी बुक से, जी हाँ, बायोलॉजी के बुक से ही जो क्वेश्चन है वो लेकर आए हैं। इसके बाद जो अगला सीरीज आएगा उस सीरीज में हम केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम को देखते हुए, जी हाँ, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को तैयार किया गया है, जिसके कि आने की संभावना अधिकतर रहती है आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ अन्य कम्पिटेटिव एग्जाम में भी। तो चलिए देखा जाए कि वो क्वेश्चन जो है कौन कौन से क्वेश्चन है और इनमें से कितने क्वेश्चनों को जो है आपको सही सही आंसर पता है। जी हाँ, पहला क्वेश्चन है कि पौधों की पत्तियों के बाह्य त्वचा पर पाए जाने वाले छिद्र को कहते हैं। जी हाँ, पौधों की पत्तियों के बाह्य त्वचा पर पाए जाने वाले छिद्रों को क्या कहा जाता है? अंतरकोशिकीय, अंतराकोशिकीय छिद्र, अंतरकोशिकीय छिद्र, रंध्र या फिर वात रंध्र। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी नंबर। जी हाँ, रंध्र। पौधों की पत्तियों के बाह्य त्वचा पर पाए जाने वाले छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? जी हाँ, जो पौधे द्विबीजपत्री होते हैं उनमें रंध्र जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों की ऊपरी सतह पर, पत्तियों की निचली सतह पर, ऊपरी एवं निचली दोनों सतहों पर, या फिर पर्ण वृंत पर। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका बी होगा, पत्तियों की निचली सतह पर। अगला क्वेश्चन, रंध्र का मुख्य कार्य होता है? जी हाँ, जो रंध्र होते हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण, परिवहन, पोषण, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। जी हाँ, यही जो है आपका डी नंबर जो है बिल्कुल सही है। जो रंध्र होते हैं उसका मुख्य कार्य गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, जी हाँ, 4 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि रंध्र घिरे रहते हैं। जी हाँ, जो रंध्र रहते हैं वो घिरे रहते हैं किस चीज़ से? एपिडर्मल कोशिकाओं से, द्वार कोशिकाओं से, या फिर क्यूटिकल से। जी हाँ, तो जो रंध्र होते हैं वो किससे घिरे रहते हैं? द्वार कोशिकाओं से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, द्वार कोशिकाओं से। चलिए अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि द्वार कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? जी हाँ, जो द्वार कोशिकाएं होती है उसकी कौन सी जो भित्ति होती है वो मोटी होती है? पार्श्व भित्ति, भीतरी भित्ति, बाहरी भित्ति, या फिर इनमें से सभी। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा बी, भीतरी। जी हाँ, जो भीतरी भित्ति होती है वो द्वार कोशिकाओं की क्या होती है? मोटी होती है। अगला क्वेश्चन, पत्ते की झिल्ली में रंध्रों का अध्ययन करने हेतु किस अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, जो पत्ते होते हैं उनकी झिल्ली में रंध्रों का अध्ययन करने के लिए किस अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है? मेथिल ब्लू का, कॉटन ब्लू का, आयोडीन का, या फिर सैफ्रेनिन का। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, सैफ्रेनिन का प्रयोग किया जाता है पत्तियों की झिल्ली के रंध्रों का अध्ययन करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? जी हाँ, एक बीजपत्री पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं उनमें जो रंध्र होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? निचली सतह पर, ऊपरी सतह पर, दोनों सतहों पर, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनमें जो रंध्र होते हैं दोनों सतहों पर होते हैं। जी हाँ, निचली सतह पर भी और ऊपरी सतह पर भी। तो जो राइट आंसर होगा आपका सी होगा, दोनों सतहों पर। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, रंध्र प्रायः तब खुलते हैं जब द्वार कोशिकाएं होती है। जी हाँ, रंध्र कब खुलते हैं? जब द्वार कोशिकाओं पर क्या होता है? वो शिथिल होती है, अस्फीत होती है, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से सभी। जी हाँ, रंध्र तब खुलते हैं जब द्वार कोशिकाएं क्या होती है? अस्फीत होती है। जी हाँ, जो राइट आंसर होगा बी होगा। अगला क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है कि हाइड्रिला पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, हाइड्रिला का जो पौधा होता है उसमें रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? आपको ये जवाब देना है। हाइड्रिला के पौधों में जो रंध्र हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों पर, तना पर, पत्तियों एवं तना दोनों पर, या इनमें कहीं भी नहीं? जी हाँ, जो हाइड्रिला के पौधे होते हैं, जी हाँ, उनमें रंध्र होता ही नहीं है। जी हाँ, हाइड्रिला के पौधों में पत्तियाँ ही नहीं होती है तो उनमें रंध्र नहीं होगा। तो इसलिए हाइड्रिला के पौधों में रंध्र कहाँ होते हैं? तो इनमें से कहीं नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
द्वार कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से किस रूप में भिन्न होती है? जी हाँ, जो द्वार कोशिकाएं होती है वो अन्य कोशिकाओं से किस रूप में भिन्न होती है, आपको ये बतलाना है। तो चलिए यहाँ जो है इसका ऑप्शन जो है हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कोशिका भित्तियों की अंतरात्मक मोटाई में। जी हाँ, पहला ऑप्शन है कोशिका भित्तियों की अंतरात्मक मोटाई में। और उसके बाद जो अगला ऑप्शन है आप लोग का सघन जीव द्रव्य की उपस्थिति से, या फिर आकृति में, या इनमें सभी। जी हाँ, ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा इनमें सभी। हाँ, इनमें जो सभी होगा वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। अधिचर्मी कोशिकाओं की तुलना में द्वार कोशिकाएं होती है। जी हाँ, यहाँ तुलनात्मक अध्ययन पूछ रहा है कि अधिचर्मी जो कोशिकाएं होती है उसकी तुलना में द्वार कोशिकाएं क्या होती है? छोटी होती है, बड़ी होती है, लगभग बराबर होती है, या इनमें कोई नहीं? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, छोटी होती है। जो द्वार कोशिकाएं होती है अधिचर्मी कोशिकाओं से छोटी होती है। 12 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? जी हाँ, इनमें कौन जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक है? हरित लवक, पत्ती, ग्राना, या फिर स्ट्रोमा? तो जी हाँ, आप लोग को पता है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहा जाता है? हरित लवकों को। तो राइट आंसर यहाँ ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य प्रकाश की क्या भूमिका है? जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें सूर्य की क्या भूमिका है? CO2 के अपचयन में, जल के प्रकाशिक अपघटन में, काल्विन बेंसन चक्र में, या अप्रकाशिक अभिक्रिया में? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, जल के प्रकाशिक अपघटन में प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की क्या होती है? भूमिका होती है। जी हाँ, सूर्य प्रकाश की भूमिका जल के प्रकाश अपघटन में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की दर इनमें किस पर निर्भर करती है? जी हाँ, जो प्रकाश संश्लेषण की दर होती है वो किस पर निर्भर करती है? प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, प्रकाश के गुण एवं मात्रा दोनों पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो प्रकाश के गुण एवं मात्रा दोनों पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है कि अगर, जी हाँ 15 नंबर क्वेश्चन है, अगर किसी पौधे की पत्तियों को काले कागज से पूर्णतः ढक दिया जाए तथा सूर्य प्रकाश में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? जी हाँ, उस कंडीशन में क्या होगा? शोषण की गति बढ़ जाएगी, ग्लूकोज का संश्लेषण रुक जाएगा, ग्लूकोज का संश्लेषण बढ़ जाएगा, या परिवहन की क्रिया रुक जाएगी? जी हाँ, आपको बतलाना है कि क्या होगा इन चारों ऑप्शनों में। जी हाँ, ग्लूकोज का जो संश्लेषण है वो क्या होगा? रुक जाएगा, क्योंकि उसे प्रकाश नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर काफ़ी घट जाती है, क्यों? जी हाँ, जो हरा प्रकाश होता है, हरा प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर काफ़ी घट जाती है। इसके पीछे का क्या रीज़न है? हरे प्रकाश से क्लोरोफिल वर्णक उत्तेजित नहीं होते हैं, हरे प्रकाश में क्लोरोफिल वर्णक निष्क्रिय हो जाते हैं, क्लोरोफिल के अणु हरे प्रकाश में परावर्तित कर देते हैं, या इनमें से सभी क्रियाएं होती हैं? जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्लोरोफिल के अणु हरे प्रकाश को क्या करते हैं? परावर्तित कर देते हैं। इसी कारण से जो है हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है? घट जाती है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला, पत्तियां हरी होती है क्योंकि? जी हाँ, पौधों की पत्तियां हरी क्यों होती है? हरे प्रकाश का उपयोग करती हैं, वे हरे प्रकाश को अवशोषित करती हैं, हरे प्रकाश का अवशोषण नहीं कर उसका परिवर्तन करती है, या इनमें से सभी क्रियाएं होती हैं? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा आपको बतलाना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हरे प्रकाश का अवशोषण नहीं कर उसका क्या करती है? वो परावर्तन कर देती है, इसीलिए पत्तियां क्या होती है? हरी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में O2 एवं CO2 के बीच संतुलन बना रहता है? श्वसन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, क एवं ख दोनों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, जो राइट आंसर है वो आपका होगा सी नंबर, क एवं ख दोनों द्वारा, यानी श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही हमारे वायुमंडल में O2 एवं CO2 के बीच क्या बना रहता है? संतुलन बना रहता है। चलिए
अगले क्वेश्चन को देखा जाए, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? जी हाँ, जो 19 नंबर क्वेश्चन है, वो 19 नंबर क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने कि इनमें किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है? जी हाँ, सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण जो है किस रंग की किरण पर प्रभावित होता है? हरा, नीला, पीला या फिर लाल? जी हाँ, हरा, नीला, पीला या फिर लाल। क्वेश्चन है कि किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है? जी हाँ, जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, लाल किरण। 20वां क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या नहीं होता है? जी हाँ, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो इसमें से क्या नहीं होता है? पानी का टूटना, CO2 का मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना या फिर CO2 का उपयोग होना? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या होगा बतलाइए आप? पानी टूटेगा या CO2 मुक्त होगा या ऑक्सीजन मुक्त होगा या CO2 का उपयोग होगा? जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आप जानते हैं क्या होता है? ऑक्सीजन मुक्त होती है और क्या होता है? इन सभी का क्या होता है? उपयोग होता है और ऑक्सीजन जो होती है वो मुक्त होती है। यानी कह रहा है कि क्या नहीं होता है, यानी ये तीनों क्रियाएं होती है ना? नहीं, एक मिनट, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या नहीं होता है? पानी का टूटना, CO2 का मुक्त होना। जी हाँ, ये सभी क्रियाएं होती हैं, लेकिन ये जो क्रिया है नहीं होती है, यानी CO2 मुक्त नहीं होता है बल्कि अवशोषित होता है। तो जो आपका राइट आंसर होगा, जी हाँ, आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, CO2 का मुक्त होना। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? जी हाँ, जब श्वसन की क्रिया होती है तो खाद्य पदार्थ का क्या होता है? संश्लेषण होता है, दहन होता है, विघटन होता है या फिर परिवर्तन होता है? जी हाँ, क्या होता है? श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का विघटन होता है, यानी खाद्य पदार्थ टूट जाते हैं। अगला, इनमें किस क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है? जी हाँ, इनमें से किस क्रिया के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, श्वसन की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया या रसारोहण की क्रिया? जी हाँ, श्वसन की क्रिया में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। तो जो राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? जी हाँ, जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो उस कंडीशन में क्या मुक्त होता है आपको बतलाना है। जी हाँ, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? 23 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? सिर्फ CO2 या फिर सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ H2O या इनमें से सभी? जी हाँ, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या होता है कि इनमें से सभी होता है। सिर्फ CO2 भी मुक्त होता है, ऊर्जा भी मुक्त होती है और H2O भी मुक्त होता है, यानी जो इसका राइट आंसर होगा वो डी होगा, इनमें से सभी कार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न ATP के अणुओं की संख्या है? जी हाँ, एक अणु ग्लूकोज यानी ग्लूकोज का एक अणु का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो ATP के अणुओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 36 होती है, 38 होती है या अनिश्चित होती है? जी हाँ, तो ATP के जो अणुओं की संख्या है वो 38 होती है, इसे याद रखिएगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर सी होगा, 38। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, अनाक्षी श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? जी हाँ, जो अनाक्षी श्वसन की क्रिया है वह कोशिका के किस भाग में होती है? माइटोकांड्रिया, कोशिका द्रव्य, हरित लवक या कोशिका झिल्ली? जी हाँ, अनाक्षी श्वसन जो होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया को दर्शाने वाले प्रयोग में निम्नलिखित में क्या आवश्यक है? जी हाँ, श्वसन की क्रिया को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक है? बीज अंकुरित हो रहे हैं, बीज शुष्क हो, बीज केवल भीगे हुए हो, बीज जो है छिलका रहित हो। जी हाँ, श्वसन की क्रिया को दर्शाने वाला प्रयोग में ये क्या होना चाहिए? बीज जो है अंकुरित हो रहे हैं, इसी से पता चलता है कि श्वसन की क्रिया हो रही है। राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? जी हाँ, इनमें से किस प्रकार के श्वसन में सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त होगी? अनाक्षी श्वसन, किंडवन, ऑक्सी श्वसन या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, सबसे अधिक ऊर्जा जो मुक्त होती है वो ऑक्सी श्वसन में मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर,
कि एटीपी का पूर्ण विस्तार है। जी हाँ दोस्तों, एटीपी का पूर्ण विस्तार है। इसका मतलब कि आपको एटीपी का फुल फॉर्म बताना है कि एटीपी का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा। एडिनिन थाइमिन फास्फेट, एडिनिन ट्राइफास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट या एडिनिन थाइमाइन फास्फेट। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा एटीपी का फुल फॉर्म होता है, जी हाँ, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। जी हाँ, राइट आंसर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन कि किण्वन निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया है। जी हाँ, किण्वन जो है वह कौन सी प्रक्रिया है। ऑक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन, क एवं ख दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, जो किण्वन है वो कैसी प्रक्रिया है, अनाक्सी श्वसन प्रक्रिया है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं जो 30 क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जी हाँ, कि निम्नलिखित क्रियाओं में सबसे ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। जी हाँ, निम्नलिखित क्रियाओं में सबसे ज़्यादा ऊर्जा मुक्त किस में होती है। अनाक्सी श्वसन में, ऑक्सी श्वसन में, किण्वन में, या फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। जी हाँ, सबसे अधिक जो ऊर्जा मुक्त होने का कार्य होता है वो होता है ऑक्सी श्वसन में। यहाँ प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा मुक्त नहीं होती है, ऊर्जा का निर्माण होता है। और पूछ रहा है सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में मुक्त होती है, तो ऑक्सी श्वसन में ऊर्जा सबसे अधिक मुक्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। जी हाँ, इनमें से कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, श्वसन की क्रिया, या फिर चलन की क्रिया। जी हाँ, यहाँ जो सब जीवों के लिए अनिवार्य क्रिया है वो है श्वसन। जी हाँ, श्वसन जो है वो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, यानी बिना श्वसन का कोई जीव जो होगा जिंदा नहीं रह सकता है। अगला क्वेश्चन, अनाक्सी श्वसन के फलस्वरूप कौन सी गैस मुक्त होती है। जी हाँ, जब अनाक्सी श्वसन होता है तो कौन सी गैस मुक्त होती है। नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। जी हाँ, अनाक्सी श्वसन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, 33 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। जी हाँ, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, यानी आपको अलैंगिक जनन चुनना है कि इसमें कौन जो है अलैंगिक जनन है। विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, या इनमें सभी। जी हाँ, राइट आंसर यहाँ डी होगा, यानी विखंडन भी अलैंगिक है, मुकुलन भी है और द्विखंडन भी है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा डी होगा, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन, इनमें किस जीव में द्विखंडन जनन की सबसे सामान्य विधि है। जी हाँ, किस जीव में जो है द्विखंडन द्वारा जो जनन होता है, शैवाल में, कवक में, अमीबा में, या फिर हाइड्रा में। जी हाँ, यहाँ राइट आंसर आपका सी होगा, अमीबा में द्विखंडन जो है जनन की सामान्य विधि होती है। अगला क्वेश्चन, वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि से खंडित होकर दो का निर्माण होता है क्या कहलाता है। जी हाँ, एक जीव विभाजित होकर दो जीवों का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं। विखंडन, बहुखंडन, द्विखंडन, या फिर मुकुलन। जी हाँ, क्वेश्चन में ही कह रहा है दो का निर्माण होता है। जी हाँ, तो राइट आंसर क्या होगा, द्विखंडन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग का। 36 नंबर क्वेश्चन है, जी हाँ, 36 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। जी हाँ, आपको बताना है किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। मुकुलन में, विखंडन में, अपखंडन में, या फिर बीजाणु जनन में। जी हाँ, मुकुलन में जो है क्या होता है कि जनक के शरीर से कलिका निकलती है। अगला क्वेश्चन, किन परिस्थितियों में द्विखंडन द्वारा जनन होता है। जी हाँ, किन परिस्थितियों में द्विखंडन द्वारा जनन होता है। प्रतिकूल परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, या फिर उच्च तापमान पर। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा, जो द्विखंडन होता है वो अनुकूल परिस्थितियों में होता है और जो बहुखंडन होता है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। तो यहाँ कह रहा है कि द्विखंडन किस स्थिति में होगा, तो अनुकूल परिस्थिति में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। जी हाँ, जो इष्ट होता है वह किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। शैवाल वर्ग का, कवक वर्ग का, जीवाणु का, या प्रोटोजोआ का। जी हाँ, जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा, कवक वर्ग का जो है इष्ट क्या है, एक कोशिकीय जीव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन है
कि ईस्ट के शरीर से निकलने वाला मुकुल किस प्रकार का होता है। जी हाँ, ईस्ट के शरीर से जो मुकुल निकलता है वो किस प्रकार का होता है। एक कोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय होता है, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होता है, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सी नंबर होगा। एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय दोनों हो सकता है। ईस्ट के शरीर से निकलने वाला जो मुकुल है वो या तो एक कोशिकीय होगा या फिर बहुकोशिकीय होगा। 40वां क्वेश्चन है, इनमें किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर का अस्तित्व बना रहता है। जी हाँ, इनमें किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर का अस्तित्व बना रहता है। मुकुलन, द्विविभाजन। जी हाँ, यहाँ दो ही ऑप्शन है, मुकुलन होगा या फिर द्विविभाजन होगा। जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, मुकुलन। क्वेश्चन था कि इनमें किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर का अस्तित्व बना रहता है, तो मुकुलन में क्या होता है कि जनक के शरीर का अस्तित्व बना रहता है, और द्विविभाजन में जनक का शरीर जो होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। द्विखंडन में भी खत्म हो जाता है और बहुखंडन में भी जो जनक का शरीर है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो चलिए, ये 40 तक क्वेश्चनों को हमने देखा। 40 के बाद हम लोग चलते हैं अभी 41 नंबर क्वेश्चन पर। जी हाँ, 41 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में किसमें द्विविभाजन नहीं होता है। जी हाँ, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव है जिसमें द्विविभाजन की क्रिया नहीं होती है। युगलीना, पैरामीशियम, अमीबा या फिर हाइड्रा। जी हाँ, आपको बतलाना है कि किसमें द्विविभाजन नहीं होता है, युगलीना में, पैरामीशियम में, अमीबा में या हाइड्रा में। जी हाँ, राइट आंसर यहाँ आपका डी हो जाएगा। हाइड्रा में जो होता है द्विविभाजन नहीं होता है। 42वां क्वेश्चन है कि मुकुल के केंद्रक का निर्माण किस विभाजन द्वारा होता है। जी हाँ, अर्धसूत्री विभाजन, असमसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, मुकुल के केंद्र का जो निर्माण होता है वह समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, समसूत्री कोशिका विभाजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन कि अलैंगिक जनन के दौरान किस प्रकार का कोशिकीय विभाजन होता है। जी हाँ, अलैंगिक जनन के दौरान आपको बतलाना है कि किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। ऑप्शन है आपके सामने, समसूत्री विभाजन, असमसूत्री विभाजन, इनमें से कोई नहीं, या फिर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। जी हाँ, अलैंगिक जनन के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। जी हाँ, इसका राइट आंसर डी होगा, अर्धसूत्री विभाजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन है कि किशमिश के दानों को जल में डालने पर किशमिश क्यों फूल जाता है। जी हाँ, किशमिश तो आपने खाया होगा। अधिकतर लोग जो किशमिश है बिना फुलाए खाते हैं, लेकिन किशमिश को फुलाकर खाने से जो उसका विटामिन होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो किशमिश को फुलाकर खाना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड प्रश्न है कि किशमिश के दानों को जब जल में डाला जाता है तो वो क्यों फूल जाते हैं। बहिःपरासरण के कारण, अंतःपरासरण के कारण, विसरण के कारण या अंतः शोषण के कारण। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, अंतःपरासरण के कारण जो किशमिश के दाने हैं वो क्या होते हैं, जल में फूल जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि अगर फूले हुए किशमिश को शर्करा के सांद्रित घोल में रखा जाए तो क्या होगा। जी हाँ, किशमिश के दाने अगर फूल गए हैं पानी में डालने से, और अगर कह रहा है कि उनको शर्करा के सांद्रित घोल में रखा जा रहा है तो क्या होगा। किशमिश ज्यों का त्यों रहेगा, किशमिश और फूल जाएगा, या फिर किशमिश सिकुड़ जाएगा, या फिर इनमें कुछ नहीं होगा। जी हाँ, जो किशमिश है वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, क्योंकि किशमिश का जो जल है वो शर्करा की ओर क्या होगा, प्रवाहित होने लगेगा, जिससे जो किशमिश है वो सिकुड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। जी हाँ, जो कोशिका झिल्ली होती है वो किस प्रकार की झिल्ली है, पारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली या इनमें सभी प्रकार की झिल्ली है। जी हाँ, जो कोशिका झिल्ली होती है वो कैसी झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। जी हाँ, राइट आंसर यहाँ सी होगा, अर्धपारगम्य झिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परासरण की क्रिया में जल विसरित होता है। जी हाँ, परासरण की क्रिया में जल विसरित होता है। कहाँ से विसरित होता है, इसे आपको बतलाना है। परासरण की क्रिया में जल जो होता है वो विसरित होता है।
अपने अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर, अपने कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर, इनमें से किसी भी ओर या इनमें से किसी और नहीं। जी हाँ, तो परासरण की जो क्रिया है उसमें अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग की ओर क्या होता है, जल जो होता है वो विसरित होता है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन कि अंतः परासरण की क्रिया होती है जब कोशिकाओं को रखा जाता है। जी हाँ, अंतः परासरण की क्रिया होती है जब कोशिकाओं को रखा जाता है। कहाँ? सम परासरी विलयन में, अल्प परासरी विलयन में, अति परासरी विलयन में या फिर अम्लीय विलयन में। जी हाँ, अंतः परासरण की क्रिया तब होगी जब कोशिकाओं को रखा जाएगा अल्प परासरी विलयन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन है कि फूले हुए किशमिश को शर्करा के सांद्र घोल में रखे जाने पर यह किस क्रिया द्वारा सिकुड़ता है। जी हाँ, ऊपर क्वेश्चन आया था कि क्या होता है शर्करा के सांद्र विलयन में फूले हुए किशमिश को रखने पर, तो चूंकि वो सिकुड़ जाता है तो वही क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा और उसमें आइडेंटिफाई करके पूछा है कि किशमिश, फूले हुए किशमिश को जब शर्करा के सांद्र घोल में रखा जाता है तो यह किस क्रिया द्वारा सिकुड़ता है। जी हाँ, सिकुड़ता तो है लेकिन किस क्रिया द्वारा सिकुड़ता है, आपको उस क्रिया का नाम बताना है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है अंतः शोषण, संकुचन, अंतः परासरण या फिर बहि परासरण। जी हाँ, यहाँ जो राइट आंसर होगा वो आपका राइट आंसर होगा डी नंबर, बहि परासरण। जी हाँ, बाहर की ओर यहाँ परासरण की क्रिया होने लगती है, यानी किशमिश के अंदर से जो जल होते हैं वो बाहर जाने लगते हैं। 50वां क्वेश्चन, यदि किशमिश के शुष्क दानों का वजन 6 ग्राम तथा फूले हुए दानों का वजन 9 ग्राम हो तो कितना प्रतिशत जल किशमिश के दानों के द्वारा अवशोषित हुआ है। जी हाँ, आपको बतलाना है कितना प्रतिशत जो जल है वो किशमिश के दानों के द्वारा अवशोषित हुआ है। मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। 50% जल जो है वो क्या हुआ है, अवशोषित हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन है, विसरण क्रिया में गैस, द्रव तथा विलय के अणुओं का प्रवाह होता है। जी हाँ, जब विसरण की क्रिया होती है तो उस क्रिया के दौरान पूछा जा रहा है कि गैस, द्रव तथा विलय के अणुओं का प्रवाह होता है कहाँ, उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर या फिर उनके कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर, इनमें दोनों, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, विसरण की क्रिया में ये क्वेश्चन आया है ऊपर, इसका भी जो आंसर होगा ए होगा, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि परासरण की क्रिया किस प्रकार के विलयन में घटित होती है। जी हाँ, परासरण की जो क्रिया है वो किस प्रकार के विलयन में घटित होती है, अति परासरी विलयन में, अल्प परासरी विलयन में, क एवं ख दोनों में, इनमें से किसी में नहीं। जी हाँ, क्वेश्चन है परासरण की क्रिया किस प्रकार के विलयन में घटित होती है। जी हाँ, तो जो परासरण की क्रिया होती है वो अति परासरी विलयन में भी घटित होती है और अल्प परासरी विलयन में भी घटित होती है। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी नंबर, क एवं ख दोनों में। चलिए अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जिस विलयन की सांद्रता और परासरण दाब, जिस विलयन की सांद्रता और परासरण दाब कोशिका के विलयन की तुलना में अधिक हो तो ऐसे विलयन को कहा जाता है। जी हाँ, ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है, अति परासरी विलयन, अल्प परासरी विलयन, सम परासरी विलयन या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, अति परासरी विलयन कहा जाता है। जिस विलयन की सांद्रता और परासरण दाब कोशिका के विलयन की तुलना में अधिक हो तो उस विलयन को अति परासरी विलयन कहा जाएगा। यदि एक कोशिका को ऐसे विलयन में डाले जिसका परासरण दाब कोशिका रस के परासरण दाब से अधिक हो तो क्या होगा। जी हाँ, उस कंडीशन में क्या होगा, जल कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा, जल कोशिका से बाहर निकलेगा, जल एवं कोशिका द्रव्य का कोशिका के बाहर विसरण होगा या यहाँ पर कोई अंतर नहीं होगा। जी हाँ, जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का बी नंबर होगा, जल कोशिका से बाहर निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन है कि किशमिश के दानों को जल में रखने पर जल किस रूप में कार्य करता है। जी हाँ, जब किशमिश के दानों को
जल में रखा जाए तो जल किस रूप में कार्य करेगा, समपराश्रयी विलयन या अति पराश्रयी विलयन या अल्प पराश्रयी विलयन या इनमें सभी रूपों में। जी हाँ, जो जल है वो अल्प पराश्रयी विलयन के रूप में कार्य करेगा और किशमिश के दानों के अंदर पहुंच जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रियाओं में किसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। जी हाँ, किस क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होगी, अंतःशोषण में, विसरण में, परासरण में या फिर इनमें सभी में। जी हाँ, अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है परासरण की क्रिया में। तो जो राइट आंसर होगा आपका सी होगा, परासरण। चलिए, यहाँ पर हमने टोटल 56 क्वेश्चन को देखा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि 57 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है। जी हाँ, 57 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से कि निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। जी हाँ, निम्नलिखित क्रियाओं में यानी सजीव का मुख्य लक्षण क्या होता है, स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से सभी। तो जी हाँ, सजीव का जो मुख्य लक्षण है इनमें से सभी होगा, क्योंकि सजीवों में स्थानांतरण भी होता है, श्वसन भी होता है, प्रकाश संश्लेषण भी होता है। लेकिन यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर इनमें सभी जो है वो तो होगा, लेकिन यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। जी हाँ, मुख्य लक्षण पूछ रहा है, तो मुख्य लक्षण जो होगा वो आपका श्वसन होगा। ये आपका उत्तर गलत है। प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा, स्थानांतरण भी नहीं होगा। जी हाँ, क्योंकि स्थानांतरण जंतुओं में होता है, प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है, और जो श्वसन की क्रिया है ये पौधों और जंतुओं दोनों में होती है। तो जो यहाँ मुख्य लक्षण है, जी हाँ, यहाँ जो मुख्य लक्षण है वो आपका बी होगा, श्वसन। अगला क्वेश्चन, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। जी हाँ, कोशिका का कौन सा हिस्सा है जहाँ सजीव के सारे गुण विद्यमान रहते हैं, कोशिका झिल्ली में, कोशिका भित्ति में, जीव द्रव्य में या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा 58 नंबर क्वेश्चन का, और आपका राइट आंसर होगा सी, जीव द्रव्य में जीव के सारे गुण क्या रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाती है, पोषण, श्वसन, जनन या जैव प्रक्रम। जी हाँ, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। तो आंसर डी होगा। निम्नलिखित में कौन स्वपोषी है। जी हाँ, निम्नलिखित में कौन स्वपोषी है, जीवाणु, कवक, सभी जीव या सभी हरे पौधे। तो स्वपोषी कहा जाता है सभी हरे पौधों को। प्रकाश संश्लेषण से किस प्रकार का निर्माण होता है। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है, CO2 का, H2O का, कार्बोहाइड्रेट का या फिर क्लोरोफिल का। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप जो पौधे होते हैं उन पौधों में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा सी होगा, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन 62 नंबर, गोबर छत्ता। जी हाँ, जिसे मशरूम के नाम से जाना जाता है, आजकल बहुत फेमस है मशरूम। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है, परजीवी पोषण, स्वपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, गोबर छत्ता में मृतजीवी पोषण होता है। अगला क्वेश्चन 63 नंबर, पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है। जी हाँ, जो पौधे होते हैं उन पौधों में, जी हाँ, क्वेश्चन है कि पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है, क्लोरोफिल वर्णकों को, रंध्रों को, सभी कोशिकाओं को या परिवहन ऊतकों को। जी हाँ, सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता केवल और केवल क्लोरोफिल वर्णकों को होती है। तो 63 का राइट आंसर ए होगा। 64 क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों यानी CO2 एवं O2 का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है। जी हाँ, किन अंगों द्वारा CO2 एवं O2 का आदान प्रदान होगा, जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्तियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो CO2 एवं O2 का जो आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है, पत्तियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा होता है। तो यहाँ राइट आंसर सी होगा। 65 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। जी हाँ, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहेंगे, डेंटाइन कहेंगे, इनामेल, मज्जा गुहा या अस्थि कहेंगे। जी हाँ, मनुष्य के दांत की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे इनामेल के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, और इनामेल हमारे
शरीर का यानी मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। जी हाँ दोस्तों, यही इनामेल मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर तत्व है। अगला क्वेश्चन, लार इनमें किस ग्रंथि का स्राव है? जी हाँ, लार जो होता है वो किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? पैरोटीड ग्रंथि, यकृत, जठर या आंत ग्रंथि है? जी हाँ, लार जो होता है वो पैरोटीड ग्रंथि द्वारा ही स्रावित होता है, तो राइट आंसर ये होगा। 67 क्वेश्चन, इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है? जी हाँ, इनमें से क्या जो है जठर रस में मौजूद नहीं होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, पेप्सिनोजन या फिर पित्त? जी हाँ, जठर रस में जो होता है पित्त नहीं होता है, पेप्सिनोजन होता है, म्यूकस होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? जी हाँ, मनुष्य के छोटी आंत का भाग कौन नहीं है? ड्यूओडिनम, कोलन, जेजुनम या फिर इलियम? जी हाँ, यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी नंबर, जो कोलन है ये छोटी आंत का भाग नहीं है। बाकी ये तीनों ड्यूओडिनम, जेजुनम और इलियम ये तीनों क्या है? छोटी आंत के हिस्से हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 69वां क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन अवशेषी अंग है? जी हाँ दोस्तों, इनमें कौन अवशेषी अंग है? आपको बतलाना है ऊपरीगामी कोलन, अधोगामी कोलन, अपेंडिक्स या फिर अनुप्रस्थ कोलन। जी हाँ, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये। 69 नंबर, किसे अवशेषी अंग कहा जाता है? तो हमारे शरीर का अवशेषी अंग जी हाँ अपेंडिक्स को कहा जाता है। कि इसे अवशेषी अंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे शरीर में इसका कोई भी कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है? जी हाँ, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख गुहा से, ग्रास नली से, आमाशय से, यकृत से? जी हाँ, पाचन की क्रिया जो होती है वो मुख गुहा से प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? जी हाँ, इनमें से कौन सा हिस्सा जो है आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? म्यूकस कोशिकाएं, जैमोजिन कोशिकाएं, मूल पित्तवाहिनी या फिर अम्लजन कोशिकाएं? जी हाँ, इसका राइट आंसर सी होगा। मूल पित्तवाहिनी जो है वो आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है। बाकी ये तीनों जो है वो क्या है? भाग है। 72वां क्वेश्चन है, इनमें किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम जो भोजन करते हैं तो किस रचना के कारण जो भोजन है वो हमारी श्वास नली में ना जा करके जो होता है ग्रास नली में जाता है? किस रचना के कारण? कंठ द्वार, एपिग्लोटिक्स के कारण, ग्रसनी के कारण या ग्रास नली के कारण? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। एपिग्लोटिक्स जो रचना होती है यानी यह एक पट्टी नुमा रचना होती है। जब हम भोजन करते हैं तो ये श्वास नली को क्या करता है? एपिग्लोटिक्स ढक देता है, जिससे कि जो भोजन है वो श्वास नली में नहीं जाता है, हमारे ग्रास नली में ही जाता है। अगला क्वेश्चन, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? जी हाँ, जब भोजन हमारी छोटी आंत में पूर्ण रूप से पच जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? काइन, सक्कस, एंटीकेरम, मल या फिर चाइल? जी हाँ, चाइल कहा जाता है उसे। अगला 74 क्वेश्चन, निम्नलिखित किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? कुटपाद, न्यूक्लियस, भोजन रसधानी या फिर कोशिका मुख द्वारा? जी हाँ, जो अमीबा है वो क्या करता है? कुटपादों द्वारा है अपना भोजन क्या करता है? ग्रहण करता है, तो राइट आंसर इसका ए होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 75 क्वेश्चन देखते हैं। 75वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अमीबा में पोषण की क्रियाओं में एक नहीं है? जी हाँ, पोषण की क्रिया में कौन सा नहीं है अमीबा में? अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण या फिर अपघटन? जी हाँ, ये जो अपघटन की क्रिया है यह अपघटन की क्रिया जो है अमीबा के पाचन में या पोषण में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन 76 नंबर, अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? जी हाँ, अमीबा में भोजन का जो पाचन है वो किस अंगक में होता है? कुटपाद में, भोजन रसधानी में, केंद्रक में या साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव्य में? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? जी हाँ, भोजन रसधानी में जो होता है क्या होता है? पाचन होता है किसके? अमीबा में। अगला क्वेश्चन कि पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना से होता है? जी हाँ, जो पैरामीशियम होता है उसमें भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना से होता है? भोजन रसधानी द्वारा होगा, सीलिया द्वारा, कोशिका मुख से या केंद्रक से? जी हाँ, कोशिका मुख से होता है पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण। अगला क्वेश्चन है
कि अमीबा में पोषण की किस प्रक्रिया को नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। जी हाँ, अमीबा में पोषण की किस क्रिया को नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। जी हाँ, चित्र देखकर बतलाना है कि इन चारों में से कौन सी क्रिया यहाँ पर हो रही है। अंतर्ग्रहण हो रहा है, पाचन हो रहा है, बहिष्करण हो रहा है या फिर प्रचलन हो रहा है। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी नंबर, बहिष्करण हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहिष्करण क्यों हो रहा है, यहाँ देखिए अमीबा ने क्या किया है कि भोजन को खाया है, उसके बाद इसने क्या किया कि छोड़ा, ये एकदम किनारे पर आया, यहाँ निकला और यहाँ पर पूर्ण रूप से बाहर निकल गया। तो यहाँ जो बहिष्करण है ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 79 क्वेश्चन है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। जी हाँ, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, कई बार ये कई सारे एग्जाम में आ चुका है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर, 2 से 4 मीटर, 1 से 2 मीटर। यह मनुष्य के आहार नाल की जो लंबाई होती है वो 8 से 10 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान किस रचना की मदद से होता है। यानी हम जो भोजन करते हैं हमें तरह तरह के जो स्वाद मिलते हैं, वो स्वाद मिलने का कारण क्या है, दांत, लार ग्रंथि, स्वाद कलियाँ, दांत की मज्जा गुहा। जी हाँ, नाम ही है स्वाद कलियाँ। जी हाँ, इन्हीं स्वाद कलियों द्वारा हमें विभिन्न व्यंजनों का विभिन्न प्रकार का स्वाद मिलता है। अगला क्वेश्चन 81, दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है। जी हाँ, दंत अस्थि क्षय, मज्जा गुहा, डेंटाइन या फिर दंत प्लावक। जी हाँ, ये भी बहुत ही VVI क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करता है तो दांतों पर बनने वाला अस्थायी परत क्या कहलाता है। जी हाँ, दंत प्लाक कहलाता है। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, दंत प्लाक। अगला क्वेश्चन 82 नंबर, इनमें कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है। जी हाँ, इनमें से कौन सी लार ग्रंथियाँ नहीं है। मनुष्य में 3 लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिया है जिसमें एक गलत है, आपको गलत को पकड़ना है। अग्नाशय, पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि या सब लिंगुअल ग्रंथि। जी हाँ, अग्नाशय जो है यह लार ग्रंथि नहीं है। अगला क्वेश्चन, आहार नाल में क्रमाकुंचन को दर्शाने वाले चित्र में चिन्हित स्थान किस प्रक्रिया को दर्शाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चिन्हित किया गया है, यानी ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा आपको बतलाना है। संकुचन, शिथिलन, अम्लीय स्राव या फिर अल्सर। जी हाँ, देखिए यहाँ पर जो है ये क्या हो रहा है कि एक पास सिकुड़ जा रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है कि फैल जा रहा है। जी हाँ, तो आपको बतलाना है कि यहाँ पर यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, तो संकुचन हो रहा है यानी सिकुड़ रहा है। तो 83 का राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, 84 क्वेश्चन है कि अमाशय की भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होता है। अमाशय की भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होता है। सल्काव एपिथेलियम कोशिका, क्यूबाइडल एपिथेलियम कोशिका, पक्ष्मल एपिथेलियम कोशिका या स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका। 85 क्वेश्चन, अमाशय की दीवार में होने वाला घाव, जी हाँ, जिसे पेप्टिक अल्सर कहा जाता है, निम्नलिखित में किसके अत्यधिक स्राव से हो सकता है। जी हाँ, पेटों में जो पेप्टिक अल्सर होता है वो किसके कारण से होता है। अम्लीय स्राव, गैस्ट्रिक लाइपेस, सक्रिय पेप्सिन या फिर म्यूकस के द्वारा। जी हाँ, आपको बतलाना है कि किसके कारण अम्लीय जो घाव होता है यानी पेप्टिक अल्सर होता है। जी हाँ, अम्लीय स्राव के कारण, अर्थात HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अत्यधिक स्राव से क्या होता है, पेटों में जो होता है घाव हो जाता है, जिसे पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। 86 क्वेश्चन है, इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। सक्रिय पेप्सिन, लाइपेस, एमाइलेस या फिर इन्वर्टेस। जी हाँ, कौन जो है वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। जी हाँ, जो लाइपेस होता है, यह लाइपेस क्या करता है कि वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। 87 क्वेश्चन, मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है। जी हाँ, मानव का जो आहार नाल होता है 8 से 10 मीटर, उसमें सबसे अधिक लंबा क्या होता है। ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। जी हाँ, छोटी आंत जो होती है सबसे लंबी होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जी हाँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसे कहा जाता है। अग्नाशय को, यकृत को, जठर ग्रंथि को, पैरोटिड ग्रंथि को। जी हाँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को कहा जाता है।
चलिए, इस तरह से हमने 88 क्वेश्चन को देखा और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 89 क्वेश्चन है कि जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है। जी हाँ, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? जनन, नियंत्रण, उत्सर्जन या श्वसन। या श्वसन की क्रिया द्वारा ही सभी जीवों में ऊर्जा का क्या होता है? उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन 90 क्वेश्चन को देखते हैं कि पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है? दहन होता है, ऑक्सीकरण होता है, परिवर्तन होता है या फिर समन्वय होता है। जी हाँ, ऑक्सीकरण होता है ऊर्जा के उत्पादन में पचे हुए भोज्य पदार्थ का। 91 समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक को क्या कहा जाता है? जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, डीएनए या एटीपी। समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक को जी हाँ एटीपी कहा जाता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं? जी हाँ, श्वसन की क्रिया जब संपन्न होती है तो क्या बनता है? CO2 और O2, H2, O2 H2O एवं ऊर्जा, CO2 H2O एवं ऊर्जा या फिर O2 एवं H2O। जी हमको बतलाना है कि श्वसन की क्रिया के उपरांत यानी श्वसन की क्रिया जब खत्म होती है तो क्या क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन बनता है, जल बनता है एवं ऊर्जा बनती है। CO2 H2O एवं ऊर्जा, O2 एवं या फिर H2O। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो C होगा। यानी जब कोई भी जीव श्वसन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, उसके बाद ये H2O जी हाँ यानी वाष्प उत्पन्न होता है और क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। तो राइट आंसर आपका C होगा। 93 क्वेश्चन है कि ग्लूकोज कितने कार्बन से बना होता है? जी हाँ, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 3, 6, 5 या 4? जी हाँ, जो ग्लूकोज होता है उसमें कितने होते हैं? 6 कार्बन अणु होते हैं, क्योंकि ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12 और O6। तो पूछ रहा है कि ग्लूकोज में कार्बन कितने होते हैं? तो 6 गो होते हैं। अगला क्वेश्चन किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पायरुवेट का निर्माण करते हैं? अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, किण्वन या फिर संगलन। जी हाँ, अवायवीय श्वसन द्वारा क्या होता है कि ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पायरुवेट का क्या होता है? निर्माण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि 95 नंबर क्वेश्चन जो है 95 क्वेश्चन, वो 95 क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट से इथेनॉल एवं CO2 बनने की क्रिया क्या कहलाती है? जी हाँ, इस क्रिया को क्या कहेंगे? 95 जो नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट से इथेनॉल एवं CO2 बनने की क्रिया क्या कहलाती है? विखंडन, दहन, संश्लेषण या फिर किण्वन। ये आपको बतलाना है कि यह क्रिया क्या कहलाती है। जी हाँ, इस क्रिया को कहा जाता है किण्वन। अगला क्वेश्चन 96 नंबर निम्नलिखित में किसमें किण्वन क्रिया होती है? पेशी कोशिकाओं में, ईस्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर सभी जीवों में? जी हाँ, किण्वन की क्रिया किसमें होती है? तो ईस्ट में होती है। अगला क्वेश्चन 97 नंबर बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प या तकलीफ क्यों होती है? जी हाँ, क्रैम्प या फिर तकलीफ होने का रीज़न क्या है? इथेनॉल के संचयन से, CO2 के संचयन से, ऊर्जा की कमी से, अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचयन से। जी हाँ, बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में दर्द या ऐंठन या क्रैम्प होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचयन से। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि 98 क्वेश्चन क्या है। 98 क्वेश्चन है 98 नंबर कि पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? जी हाँ, पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में, पेशी कोशिकाओं में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर ईस्ट में। जी हाँ, पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पौधों में किन अंगों द्वारा प्रविष्ट होती है?
ऑक्सीजन युक्त जो वायु है वायुमंडल से पौधों में किन अंगों द्वारा प्रविष्ट होती है, आपको बतलाना है। रंध्रों द्वारा, वात रंध्रों द्वारा, अंतरकोशिकीय स्थानों द्वारा, या इनमें सभी के द्वारा। जी हाँ, राइट आंसर डी होगा, इनमें सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर। पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्तियों में, या फिर प्रत्येक भाग में? जी हाँ, पौधों में जो श्वसन भाग है वो कहाँ होता है? प्रत्येक भाग में होता है। पत्तियों में भी होता है, तना में भी होता है और जड़ में भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति होती है धीमी, तीव्र, कभी धीमी या कभी तीव्र, या फिर इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति क्या होती है? बहुत स्लो होती है, यानी धीमी होती है। अगला क्वेश्चन 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन निम्नांकित किसके द्वारा होता है? ट्रैकिया के द्वारा, गिल्स के द्वारा, फेफड़ों द्वारा, या फिर कोशिका झिल्ली द्वारा? जी हाँ, टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन की क्रिया जो होती है वो किसके द्वारा होती है? ट्रैकिया के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन, किस जंतु में श्वसन गैसों अर्थात ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है? जी हाँ, किस जंतु में? आपको बतलाना है अमीबा में, या फिर पैरामीशियम में, मछली में, या इनमें सभी में? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी नंबर, मछली में श्वसन गैसों यानी ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण की क्रिया द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 104 नंबर। निम्नांकित किस जंतु में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है? जी हाँ, निम्नांकित किस जंतु में जो श्वसन है वो फेफड़ों द्वारा होता है? झींगा में, सीप में, कछुआ में, इनमें कोई नहीं? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा कछुआ में श्वसन की क्रिया जो होती है वो किसके द्वारा होती है? फेफड़ों द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में नासिका वेश्म का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है क्या कहलाता है? घ्राण क्षेत्र, प्रघ्राण या प्रकोष्ठ, श्वसन क्षेत्र, या नासापट्टिका? जी हाँ, जो राइट आंसर होगा इसका ये होगा बी नंबर, प्रघ्राण या फिर प्रकोष्ठ। जी हाँ, इसे ही कहा जाता है। यानी 105 नंबर क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है कि मनुष्य में नासिका वेश्म का छोटा अग्रभाग जिसमें नासिका छिद्र खुलता है क्या कहलाता है? जी हाँ, प्रघ्राण या प्रकोष्ठ कहलाता है। अगला क्वेश्चन 106 नंबर, निम्नांकित कौन सीधे वायुकोश या एल्वियोलाई में खुलती है? जी हाँ, कौन है जो सीधे वायुकोश या एल्वियोलाई में खुलती है? आपको इसका जवाब देना है श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, या फिर वायु कोष्ठिका वाहिनियाँ। जी हाँ, जो वायु कोष्ठिका वाहिनियाँ हैं ये कहाँ खुलती है? सीधे वायु कोश या एल्वियोलाई में खुलती है। अगला क्वेश्चन 107 नंबर, मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? जी हाँ, कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? डायफ्राम, पसलियाँ, प्लूरल मेम्ब्रेन, या पेराइटल मेम्ब्रेन? इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। जो डायफ्राम है ये क्या करता है कि वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 108 नंबर, श्वसन के दौरान जब पसलियों के बीच स्थित पेशियां संकुचित होती हैं तब क्या होता है? आपको बतलाना है। वक्ष गुहा संकुचित हो जाता है, वक्ष गुहा फैल जाता है, फेफड़े से हवा बाहर निकल जाती है, इनमें कुछ नहीं होता है। जी हाँ, वक्ष गुहा क्या होता है कि फैल जाता है। अगला क्वेश्चन, सीरिये रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा होती है क्या होती है? बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा होती है, समान होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, सीरिये रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा क्या होती है? बहुत कम होती है। अगला क्वेश्चन 110 नंबर, एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान निम्नलिखित किसके द्वारा होता है? कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा, रक्त के माध्यम से, गिल पट्टिकाओं द्वारा, या फिर फेफड़ों द्वारा? जी हाँ, राइट आंसर इसका ए होगा, कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 111 नंबर जो क्वेश्चन है वो 111 नंबर क्वेश्चन है कि 111 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 111 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में
श्वास नली या ट्रैकिया के लिए क्या सही है? जी हाँ, निम्नलिखित में श्वास नली या ट्रैकिया के लिए क्या सही है? यह रक्त से भरी होती है, साखी तथा वायु से भरी होती है, साखी तथा रक्त से भरी होती है, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, जो राइट आंसर होगा बी होगा, साखी तथा वायु से भरी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में कौन है जो श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? नासिका छिद्र, श्वास नली, गिल्स या फिर रक्त। जी हाँ, आपको बताना है कि कौन है जो श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। जी हाँ, जो गिल्स है यह क्या है कि श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में, जी हाँ दोस्तों, मनुष्य में बाह्य नासिका छिद्र भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलते हैं? जी हाँ, मनुष्य में बाह्य नासिका छिद्र भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलते हैं? नासिका वेश्मों में, प्रघ्राण या प्रकोष्ठ में, ग्रसनी में, स्वर यंत्र या लैरिक्स में। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, नासिका वेश्मों में खुलते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कुछ निम्न स्तनधारियों की अपेक्षा सूंघने की क्षमता कम होती है, क्यों? जो मनुष्य होता है उस मनुष्य में कुछ स्तनधारियों की तुलना में जो सूंघने की क्षमता होती है वो कम होती है। उसके पीछे का रीजन क्या है? नासिका वेश्म की दीवारें टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है। दोनों नासिका वेश्म नासा पट्टिका के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। घ्राण क्षेत्र अत्यधिक बड़ा होता है, घ्राण क्षेत्र अत्यधिक छोटा होता है। जी हाँ, यही राइट आंसर होगा। जो मनुष्य का घ्राण क्षेत्र होता है वो अत्यधिक क्या होता है? छोटा होता है। अगला क्वेश्चन, नासिका वेश्म की दीवार जो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है उसे क्या कहा जाता है? प्रघ्राण, कांची, नासा पट्टिका या श्वास नली? जी हाँ, इसे कहा जाता है कांची। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नासिका वेश्म की दीवार जो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है उसे क्या कहा जाता है? जी हाँ, उसे कांची कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? जी हाँ, मनुष्य का जो ट्रैकिया होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर 35 सेंटीमीटर। जी हाँ, मनुष्य में जो ट्रैकिया है उस ट्रैकिया की जो लंबाई है वो लगभग 11 सेंटीमीटर होती है। चलिए, तो इस प्रकार से हमने टोटल 116 क्वेश्चन देखा इस जीव विज्ञान से। तो इन 116 क्वेश्चनों में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में इस बार जरूर आएंगे, तो आप इन सारे क्वेश्चनों को जरूर याद कर लीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार के और भी ज्ञान भरे जो जानकारी है और वीडियो है वो आपको समय समय पर मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर एक बार अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।